चलिए, so let's start our today's topic, scalar and vector quantities. अभी तक बेसिकली जो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली स्केलर क्वांटिटी के बारे में ही जानते होंगे, या वेक्टर अगर है भी तो बट आपको बताया नहीं जाता व्हाट इज वेक्टर मीन। तो सबसे पहले जान लीजिए स्केलर होता क्या है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या भाई, कुछ जैसे सबसे कुछ हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं, जैसे मास ऑफ ए बॉडी। मास ऑफ ए बॉडी जो हम लोग कहते हैं किसी बॉडी का मास, जैसे 2 kg, तो 2 kg में 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू kg उसका यूनिट है, और कोई तीसरी चीज की इसमें जरूरत हमें नहीं है। तो दैट्स वाई सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ये डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। न्यूमेरिकल के अलावा किसी दूसरे चीज की जरूरत इसे नहीं है। वो दूसरा चीज क्या है, वो डायरेक्शन है, जिसके बारे में हम लोग वेक्टर में बात करेंगे। तो ये मास जो है ये आपको डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। और वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन ना हो, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या क्या है आपको, मास अभी हमने देखा, लेंथ, जब लंबाई नापते हैं तो उसमें हम दाएं बाएं से नहीं बोलते हैं, या बोलते भी तो मैटर नहीं करता। टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैटर करता है। इज इट क्लियर? स्केलर में कोई परेशानी है? वैसे आप परेशानी कब होगा, जब आप कंपैरिजन देखोगे तब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड तो हो ही, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसका होगा, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी उसमें होगा, डायरेक्शन भी मैटर करता होगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों होगा, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर। तो वो वेक्टर क्वांटिटी आपको क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, जिसको हम लोग अभी तक स्पीड के नाम से जानते थे। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। फोर्स, ये सारी चीज आपको क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी समझ गए, जिसको स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड को अगर हम डायरेक्शन के साथ डिनोट करते हैं तो वो वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मीन्स v/u/t। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ये होता है आपको। खैर इसका यहाँ पर रिलेशन नहीं, बट मैंने एक्सेलरेशन बता दिया कि एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है, v/u/t। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है, बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन ये होता है। तो एक्सेलरेशन भी आपको वेक्टर है और फोर्स भी आपको वेक्टर है। सो अभी यहाँ पे हमें ये समझ में आया, वैसा क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दैट फॉलोज द सेम रूल्स ऑफ एडिशन एज डिस्प्लेसमेंट डू इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक और यहाँ पर चीज ऐड किया गया है कि वो आपको, जैसा कि एडिशन का फंडा यूज करता है डिस्प्लेसमेंट, सेम फंडा यूज करे वो बाकी क्वांटिटी, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ए बी सी, एक बंदे को ए से सी की तरफ जाना है,
सड़क ऐसी बनी है कि पहले वो ए से बी जाएगा, देन सी जाएगा, देन बी टू सी जाएगा, ठीक है। तो अगर उसका हम डिस्टेंस निकालने को बोलेंगे तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी। तो ए से डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। लेकिन अगर सपोज कर लो उसको हम यहाँ से प्लेन से उड़ा के ले जाते हैं, तो प्लेन से डायरेक्टली ले जाएंगे, ऐसे घूम के जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो सड़क है ना या रेलवे वॉटएवर, तो उसको तो डायरेक्ट ले जाएंगे। तो वो जो AC होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम AB प्लस AC निकालने के लिए AB प्लस BC नहीं करेंगे, वो फंडा लेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम वाला। क्या लेंगे, तो वो क्या होता है, AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट इन सच अ केस, इस ऐसे केस में, तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों जो डिस्टेंस का जो नॉर्मली जो कट कर रहा है परपेंडिकुलर है, उसके स्क्वायर को ऐड करके रूट लगा देंगे, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रायंगल रूल। पाइथागोरस थ्योरम तो मैथ में जानते होंगे। मीन्स कि जो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी आर एडेड बाय ट्रायंगल रूल। वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, ट्रायंगल रूल के। अ स्पेशल रूल कॉल्ड द ट्रायंगल रूल मस्ट बी यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड सर्टेन अदर क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी हो, उसको हम लोग ट्रायंगल रूल से ऐड करते हैं, उसको सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड नहीं करते हैं कि दोनों को जोड़ दिया। एनी कंफ्यूजन इन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में, कोई परेशानी किसी को? एनी ऑफ यू? शिखा, साक्षी, वॉटएवर, बाकी लोग जो हैं, कोई परेशानी? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों को समझ में आया? चलिए, अब हम लोग देखेंगे जब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हमें क्लियर हो गया, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम लोग किस तरह से डिसाइड देखते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक और यहाँ पर हम ट्रायंगल आपको बनाएंगे, DST। ऊपर नीचे जहाँ पर होगा वहाँ पर डिवीजन का साइन अप एंड डाउन के केस में, और नीचे नीचे में मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ देखिए, अगर D निकालना होगा आपको S इंटू T, S निकालना होगा आपको D डिवाइडेड बाई T, T निकालना होगा आपको D डिवाइडेड बाई S। So in this way, what we have got, if we have to find the speed of a body, we divide distance by time. अगर हमें किसी बॉडी की स्पीड निकालनी है तो उसके डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। सपोज कर लो कोई बंदा 5 किलोमीटर 20 मिनट में रन करता है, डिस्टेंस 5 है, टाइम 20 मिनट। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो लेते हैं स्पीड, तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आवर लेना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि किलोमीटर पर मिनट थोड़ा अटपटा टाइप का लगता है, या तो किलोमीटर पर आवर लेंगे या मीटर पर सेकंड लेंगे, मिनट का कहीं पर फंडा नहीं होता है। हाँ, मिनट भी ले सकते हैं। यस यस बोलिए। अच्छा अच्छा, u प्लस वी बाई 2, ये कहाँ है? u माइनस वी माइनस यू है ना, कहाँ पे बोल रही हैं आप? अच्छा अच्छा, आगे आएंगे, आगे अभी आगे हम एवरेज स्पीड देखेंगे, ठीक है, वो हम बताएंगे। अभी हम सिंपल स्पीड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए, तो ये आपको स्पीड की बात है। स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर किलोमीटर मिनट में भी निकालना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे भी निकाल सकते हैं। 5 किलोमीटर बाई टाइम कितना है, 20 मिनट्स। मतलब ये आपको हो जाएगा
1/4 किलोमीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में वो कितना जा रहा है, 1/4 ऑफ किलोमीटर। 1/4 ऑफ किलोमीटर अगर इसको कन्वर्ट करो कितना होगा बताओ तो, मीटर में अगर कन्वर्ट करते हो तो हाफ ऑफ किलोमीटर कितना होगा, हाफ ऑफ ए किलोमीटर। अच्छा बताओ 1 किलोमीटर में कितना कितना यूनिट होता है, हाफ किलोमीटर। वेरी गुड। 1/4 ऑफ ए किलोमीटर, 250। यस, तो इसको हम लिख सकते हैं 250 मीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब 1 मिनट में वो 250 मीटर जाएगा। ये दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ फाइंडिंग स्पीड। स्पीड निकालना ये सिंपल फंडा है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और इसको अगर किलोमीटर में लाना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं 0.25 किलोमीटर पर मिनट, ये भी कर सकते हैं। ये तो भाई चेंज करने की बात है, यूनिट चेंज करने की बात है, और बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं। क्लियर है, ये समझ में आया। सो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए, अगर अब हमें एवरेज स्पीड निकालना होगा, एवरेज स्पीड अगर निकालना होगा, ठीक है, तो ओवरऑल रैपिडिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज डिसाइडेड बाय क्वांटिटी कॉल्ड एवरेज स्पीड व्हिच इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम इंटरवल। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड जनरली क्या होती है, जब हम लोग दो केस को देखते हैं, मतलब दो डिस्टेंस को देखते हैं, या फिर दो बंदे के एवरेज स्पीड को निकालना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं जिस बुक को देख रहा हूँ HC वर्मा, वहाँ पे बोला है बी टेक्स 20 मिनट्स टू कवर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में आपको 0.2 किलोमीटर जाएगा, और ओ ए ले रहा है आपको 2 किलोमीटर। ये दो एग्जाम्पल हम लेके आपको दिखाते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड। अब वो बाद में साक्षी मैं तुम्हारा इशू भी देखूंगा कि तुम कौन सा एग्जाम्पल बोले, उसे भी मैं देख लूंगा। ठीक है, ए रन्स 2 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। ए जो है 2 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में। बी अच्छा हम देख लेंगे, बी जाता है 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। तो ए जाता है 2 किलोमीटर आपको 10 मिनट्स में, और बी जाता है 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। तो जी देखिए, अब इन दोनों का मुझे एवरेज स्पीड निकालना है। अब जाहिर सी बात, अगर जैसे मैंने यहाँ पर स्पीड निकाला है, ये अगर जो है अगर यहाँ से हम देखेंगे ये वाला पोर्शन, तो ये हमने बी का निकाला है, एस बी। तो स्पीड ऑफ बी क्या है मेरा, 0.25 किलोमीटर पर मिनट। अगर स्पीड ऑफ ए निकालना चाहे हम, तो 2 किलोमीटर बाई 10 मिनट, दैट इज 1/5 मिनट। 1/5 मिनट मतलब क्या हो जाएगा आपको, 1/5 ऑफ 1000 क्या होगा, 200 मीटर पर मिनट। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 200, अगर इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.2 किलोमीटर पर मिनट। अब बताइए तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, 0.25 बी की या ए की। ए की स्पीड, हाँ 1 मिनट ठीक से देखो, और बी है 0.25। हाँ, तो बी की स्पीड ज़्यादा है, बी 0.25 किलोमीटर है पर मिनट में, और ए है 0.2 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एज एन एग्जाम्पल हम लेके देखेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू पटना अलोंग द रेलवे ट्रैक इज 1000 किलोमीटर। इसमें जो दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो आपको न्यू दिल्ली से
पटना जो है वो आपको 1000 किलोमीटर है। रेलवे ट्रैक के थ्रू जाने से, और ट्रेन 4 बजे स्टार्ट करता है 4 PM में, 4 PM में स्टार्ट होता है न्यू दिल्ली से, और पटना पहुंचता है 8 AM में द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। ठीक है, जाहिर सी बात है 4 PM शाम में स्टार्ट करे तो नेक्स्ट डे ही पहुंचेगा। देन इट टेक्स 16 आवर्स टू कवर 1000 किलोमीटर। अब खुद आप इसको निकालोगे तो डिस्टेंस तो मेरा हो गया 1000 किलोमीटर। टाइम देखिए तो कैसे निकाली गया, जैसे 4 PM से 4 AM तक कितना हो गया, 12 घंटा हुआ, 12 घंटा हो गया 4 PM से 4 AM। ठीक है, और फिर आपको 4 AM से 8 AM तक कितना हो जाएगा, 4 घंटा। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 12 आवर्स प्लस 4 आवर्स, इट मीन्स 16 आवर्स। तो 16 आवर्स। अब इसका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 1000 किलोमीटर बाय 16 आवर्स। अब ये 4 से काट के देखिए, ये आपको कटेगा 62.5 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट वेरी ट्रेन। ठीक है, आपकी बुक में क्या दे वो भी बताइए, तो मैं बता देता हूँ। मुझे शो करो, यहाँ पर कोई शो करो। अच्छा, UAV मतलब समझ में आ गया, या उसमें कोई परेशानी आप लोगों को, ये बताने के बाद वो समझ में आ गया आपको? यस, आगे बढ़े ना। साक्षी, साक्षी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? समझ में आ गया ना, आगे बढ़े हम। ओके, चलो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर इसने दे रखा है, वो ये दिया है एग्जाम्पल 2.4 ऑफ HC वर्मा। A bus between Visakhapatnam and Hyderabad passed the 100 kilometer 160 kilometer 220 kilometer points at 10:30, 11:30 and 1:30 PM। चलो देख लो, 100 किलोमीटर जो कवर करता है वो 10:30 में पहुंचता है 100 किलोमीटर। A bus between Visakhapatnam and Hyderabad passed the 100 kilometer at 10:30 AM, 160 kilometer 11:30 AM and 220 kilometer 1:30 PM। जाहिर सी बात ये भी सुबह की बात है, 11:30 AM के बाद 1:30 PM ही होगा। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस ड्यूरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स। पहला क्या है भाई, 10:30 AM to 11:30 AM, 10:30 AM से लेके 11:30 AM तक उसका एवरेज स्पीड क्या है ये बताइए। अब देखो भाई, V1 इसे लेके चलेंगे, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 160 माइनस 100 बाई 11:30 से 10:30 कितना हो जाएगा, 1 आवर। तो 60 बाई 1 दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट केस। चलो सेकंड में क्या बोलता है कि 11:30 से 1:30 PM, 11:30 AM से 1:30 PM। अब ये वेलोसिटी देखो, तो ये 11:30 से 1:30 में डिस्टेंस का कितना गैप है, 220 से लेके 160 ये गैप है, और आपको ये टाइम का कितना, 2 घंटे का गैप। तो ये आपको 160 में से 220 में से 160 जाए तो 160 बचेगा, 160 बाई 2 दैट मीन्स 8, 220 160, सॉरी 60 होगा ना,
60/2 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए वो क्या बोल रहा है भाई, 10:30 AM to 1:30 PM। 10:30 से 1:30 PM मतलब टोटल बताइए, 10:30 AM to 1:30 PM। ये V2 मान लो इसको, अभी V3 में देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस का टोटल डिफरेंस 220 माइनस 100। टाइम आपका कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10:30 से 1:30, 11:30, 12:30, 1:30, 3 घंटा, ये 3 आवर्स। तो ये आपको 120/3 आवर्स मतलब अल्टीमेटली इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये समझ सकते हो, देखो टाइम इंटरवल, जो पहला टाइम इंटरवल में वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, सेकेंड वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, और ओवरऑल जो हमने निकाला कि फर्स्ट और सेकेंड लास्ट में, तो वो ओवरऑल उसकी स्पीड जो है, जो एवरेज स्पीड हम लोग कहेंगे दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहला जो 1 घंटा उसने तेज चलाया 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, दूसरे घंटे उसने एकदम बिल्कुल हाफ कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब वो टोटल अल्टीमेटली एवरेज उसका क्या निकल गया, 40 किलोमीटर पर आवर। So this is the way how we conceive how to find out the average speed of any journey। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आप लोगों को? देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस यही है कि स्केलर में, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैटर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू से। ठीक है, एक और मैटर होता है डायरेक्शन, जिसका यहाँ पर डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी में। बट वेक्टर क्वांटिटी में आपके लेवल में इतना ही समझना काफ़ी है। बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया होता है। जैसे whenever you are finding the velocity, आपको डायरेक्शन बताया जाता है कि टुवर्ड्स वेस्ट जा रहे हो, टुवर्ड्स ईस्ट जा रहे हो, टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहे हो। ठीक है, एक्सेलरेशन के केस में भी आपको डायरेक्शन बताया जाता है। एक्सेलरेशन का मेरे ख्याल से अभी इंट्रोडक्शन आपको हुआ होगा 8th में, बहुत कुछ आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। फिर फोर्स की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं या डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन बताया जाता है। तो इसका मतलब इसी से पता चलता है कि जिसमें डायरेक्शन का यूज होता है उसको हम लोग वेक्टर लेते हैं, जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं उसको हम लोग स्केलर लेते हैं। और एक और बात कि वेक्टर को जोड़ने के लिए हमको ट्रायंगल रूल का इस्तेमाल करना होता है, और डायरेक्टली उसको हम ऐड नहीं कर सकते अरिथमेटिक नंबर की तरह कि 6 और 3 को जोड़ दो 9 हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। उसको हम लोग ट्रायंगल रूल से यूज करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था ये वाला, जिसको पाइथागोरस थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं। तो वेक्टर को इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में जैसा कि इस बुक में मेंशन किया हुआ है, श्याम कंसल्टिंग, स्पीड के बारे में बात कही गई। तो स्पीड हम लोग ने अभी देख लिया किस तरह से हम लोग स्पीड निकालते हैं। फर्दर हम लोग देखेंगे, इसका पहले मैं डेफिनेशन बता दूं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय इट इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वो मेरा स्पीड हो जाता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वो मेरा स्पीड होता है। अब यहाँ पर दो तरह की स्पीड होता है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म जैसा नाम से वो सीधा साधा लग रहा है, यूनिफॉर्म। जब आप स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म में होता है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मतलब सब एक जैसा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम क्या कहेंगे, वैसे स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे पहले घंटे में उसने 60 किलोमीटर कवर किया,
दूसरे घंटे में भी उसने 60 किलोमीटर तय किया, तीसरे घंटे में भी उसने 60 किलोमीटर तय किया, तो ये हुआ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट मीन्स that very object is moving with a uniform speed. If an object covers equal distance in equal interval of time, then that very object is said to be having uniform speed. तो भाई सिंपल फॉर्मूला तो वही होता है, v स्पीड को यहाँ पर v से डिनोट करेंगे वेलोसिटी, और यहाँ पर ये भी याद रखिए कि अब हम लोग डिस्टेंस का भी यूनिट को मतलब सिंबल को चेंज करें, s से अब डिनोट करेंगे बाई t। मतलब जो स्पीड हम लोग s लिखते थे अब हम लोग डिस्टेंस s लिखेंगे, या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, उसको हम लोग s से डिनोट करेंगे। और वेलोसिटी है, जो स्पीड कहते थे उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे और उसको v से डिनोट करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू vt, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ द सेकंड केस, नॉन यूनिफॉर्म केस। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब डिस्टेंस उनका वेरी करे, पहले घंटे में वो कवर किया 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में उसने कवर किया 30 किलोमीटर, तीसरे घंटे में उसने कवर किया 40 किलोमीटर, सॉरी यार मैंने बार बार लिख दे रहा हूँ, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो जब ये वेरी करेगा, हर घंटे में उसका डिस्टेंस कवर वेरी करता है, तो इस तरह के स्पीड को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो वी कैन से व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then that very object is said to be in non-uniform speed। वैसा ऑब्जेक्ट जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे वाला केस देखा, देखिए पहले एक घंटे में 10:30 से 11:30 में वो 60 किलोमीटर कवर करता है, दूसरे एक घंटे में 11:30 से 1:30 में, एक घंटे में वो कितना कवर करता है? 60 किलोमीटर कवर करता है। कर रहा है ना? एक घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे एक घंटे में भी वो 60 किलोमीटर। तो इस तरह से ये क्या हो गया? हमारा यूनिफॉर्म स्पीड कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो इससे आप समझ गए कि जब आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो आपको यूनिफॉर्म स्पीड में। अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन एनी ऑफ यू? ओके, तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला। देखिए यहां पर दिया हुआ है कार कवर्स 30 किलोमीटर, डिस्टेंस लिख लो 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को सॉरी v से ही डिनोट करो, वो आप 60 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अगला d1 मान लो, d2 मान लो, अगला 30 किलोमीटर, उस केस में स्पीड है आपको 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस केस में आपको निकालने को क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम निकालिए उसको कि ये पहला 30 किलोमीटर जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा 30 किलोमीटर पर जाता है 40 किलोमीटर आवर से। तो बताइए टोटल उसने टाइम क्या लिया? चलो जी देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट केस वाला। पहले फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या करना है हमें। तो यहाँ पर दिया क्या है? d1 दिया है 30 किलोमीटर, और v1 मान लो, v1 v2 मान लो 60 किलोमीटर पर आवर।
D1 भी नहीं मानो यार, कंफ्यूजन हो जाएगा। S1 मानेंगे हम लोग, S1 और S2, S1 और S2। तो जब सब कुछ चेंज कर ही दिए हैं तो इसको भी चेंज कर ही दें। डिस्टेंस को हम लोग S से लेंगे, ठीक है, वेलोसिटी को V से लेंगे और टाइम को T से। तो हम लोग जैसा जानते हैं, अभी हम लोगों ने इधर देखा है कि S इज इक्वल टू VT होता है, तो हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S/V। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S/V। T1 इज इक्वल टू S1/V1। S1 मेरा क्या है 30, V1 मेरा क्या है 60। 30/2 क्या हो जाएगा आपको, हाँ जी, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, 1/2। 1/2 आवर, आधा घंटा। आधा घंटा कितना मिनट हो जाएगा, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट। चलो जी, सेकंड केस देख लेते हैं हम लोग। S2 यहाँ पर कितना दिया है, 30 किलोमीटर। V2 कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। T2 कितना निकलेगा, S2/V2, S2/V2। S2 कितना है भाई, S2 है 30, V2 कितना है, V2 है 40। ये हो जाएगा 3/4 आवर्स। 3/4 आवर्स को मिनट में कीजिए। मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 15 45 मिनट। निकाल लो जी, टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2, 30 प्लस 45, 75 मिनट। 75 मिनट्स मतलब 60 मिनट्स और 15 मिनट्स, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 आवर 50 मिनट। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन एनी ऑफ यू, हाँ जी, कोई परेशानी आप लोगों को, साक्षी, शिखा, खुशी, एनी ऑफ यू, कोई भी, ओके। चलिए जी, अब हम लोग यहाँ पर, हाँ जी, बोलो बोलो। ना ना ना, अभी मैंने कहा कि आप फंडा चेंज हो रहा है। अब आप लोग 9th में आ गया, उसको भूल जाओ। देखो यहाँ मैंने लिखा है, डिस्टेंस को S से डिनोट करेंगे और स्पीड को V से, क्योंकि वेलोसिटी होता है, ठीक है, और टाइम एज इट इज चेंज कर दीजिए। अब याद कर लीजिए कि डिस्टेंस को हम लोग S से डिनोट करना है और स्पीड को वेलोसिटी लेंगे तो V से डिनोट करेंगे, टाइम एज इट इज C जो है T है, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, अब यहाँ पर हमारा थोड़ा कन्वर्जन कुछ बता दें यूनिट ऑफ स्पीड के केस में। यूनिट ऑफ स्पीड हम लोग दो तरह से लिखते हैं, एक मीटर पर सेकंड लेते हैं, किलोमीटर पर आवर लेते हैं। क्या होता है, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में दे देता है, बोलता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर वही है, वेलोसिटी दे दिया है कि 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर आपको एक फंडा पता चलेगा। तो देखो जी, इसको हम लिख सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब बाई आवर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 72 इंटू 1000 करेंगे, ये मीटर में हो गया। आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 मिनट में हुआ, फिर 60 सेकंड्स में हो गया, ठीक है जी। ये आपको हो गया 72 पे कितना 30 और 36 पे 00। 36 2 टाइम्स 72 होता है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब 72 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में जब कन्वर्ट किया तो इट हैज़ बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एक और फंडा बताते हैं कन्वर्ट करने का शॉर्टकट तरीका। जो हम लोगों ने 1000/16 to 60 किया है ना, तो 1000 लिखिए बाई 16 to 60, 0 0 कैंसिल, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, 2 5 2 3 5/18। मीन्स इफ यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, देन आप मल्टीप्लाई कर दो उसको
5/18 से। ठीक है, ये कन्वर्जन हुआ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने का, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। चलो जी, एक और केस हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मेरा क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी एक दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में। तो ले लो 15 मीटर, नीचे में ले लो सेकंड। मीटर को किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, यस बाई 1/1000, और इसको सेकंड में करने के लिए सॉरी मतलब आर में करने के लिए 3600 से कैंसिल आउट, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 18 टाइम्स, अल्टीमेटली इट हैज बिकम 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब 15 मीटर पर सेकंड को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो ये आपको गया 54 किलोमीटर पर आवर। अब फिर इसका शॉर्टकट देखिए, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 3600/1000 से, इसका शॉर्टकट क्या आएगा, 20 कट गया। इसको काट लीजिए, आप किससे काटोगे, 2 से 18 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। मतलब अगर आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5। ठीक है, तो ये मेरा फंडा है, हाउ वी कन्वर्ट यूनिट ऑफ स्पीड। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट डे वेलोसिटी को देखेंगे, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को देखेंगे, और फिर फर्दर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोई कन्फ्यूजन किसी को? हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? साक्षी, शिखा, अब्बाद, आयुष रंजन is also there. Ayush Ranjan, okay. Ayush Ranjan, are you getting my voice? कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी समझ में आया? ओके फाइन, थैंक यू। चलिए, तो जैसे मैंने कहा था क्लास शुरू होने से पहले, अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछना है किसी को भी कुछ पूछना है? ओके फाइन, चलिए जी। तो अब हम लोग 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं और सोशल साइंस की क्लास करेंगे। ठीक है, बस आता हूँ, कमिंग बैक इन 5 मिनट्स, जस्ट वेट, जस्ट बी देयर। हाँ जी, हाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाँ फ्रेंच क्या हम लोग देख रहे थे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखेंगे या डेमोक्रेसी, क्या देखना है? लेकिन लास्ट टाइम हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा। जैसा आप लोग बोलिए, आप लोग क्या बोलते हैं, बताइए क्या करूं? फ्रेंच रेवोल्यूशन, कल डेमोक्रेसी। अच्छा ठीक है, मंडे को डेमोक्रेसी देख लेंगे, आज फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, एक दिन और देख लेते हैं। ओके चलिए, 5 मिनट्स में आता हूँ, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग, बस रिक्वेस्ट भेजूंगा। ओके ओके फाइन, टेक केयर। So in this one we will solve question number exercise 2b, question number 7 of R.S. Agarwal। इसमें आपको वेरीफाई करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 and 2 are the zeros। of the polynomial px is equal to x square minus 3x plus 2। चलो जी, तो फर्स्ट वी विल पुट p1। p1 जब रखेंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 0।
1 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px, ये वेरीफाइड हो गया क्योंकि ज़ीरो आ गया। दूसरा कीजिए p2 रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 टू ज़ 4 माइनस 3 टू ज़ 6, 6 माइनस 6 0, so 2 is also the zero of px, ये भी वेरीफाइड हो। ठीक है, नहीं दोनों सेकंड, वैसे ही सेकंड और थर्ड भी बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, if 2 and 0 are the zeros of the polynomial, then find the values of a and b। चलिए जी देख लेते हैं। fx दिया हुआ आपको 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। 2 और 0 दोनों जीरोज हैं, तो पहले 2 निकाल लो। f2 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। 2 to the 4 to the 8 to the 16, 2 to the 4 5 the 20 plus 2a plus b, 2a plus b minus 4. Now we will take f0 2 into 0 cube minus 5 into 0 square plus a into 0 plus b। ये सारे खत्म हो गए, बचा सिर्फ b। f0 इज इक्वल टू b, और चूंकि f2 2 और 0 दोनों जीरोज है, सिंस 2 and 0 are the zeros of fx, therefore f2 is equal to f0। ले लीजिए 2a प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू b, b भी कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2, a2 आ गया। अब a की जगह पर 2 पुट कीजिए, किसी भी इक्वेशन में ले लीजिए। ये आपको 2a प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ये आपको कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और b इज इक्वल टू 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है। ओके, और कोई क्वेश्चन? इसका अच्छा 2C पढ़ा दिए ना, तो 2C पढ़ाने दीजिए पहले, ठीक है, सारे लोग का देख लेंगे, फिर नहीं होगा तो आज हम लोग फिजिक्स बनाएंगे। फिजिक्स या न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ आप लोग देखिएगा नेक्स्ट डे, और फिर हम लोग मंडे को मैथ्स देख लेते हैं, या थोड़ा थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तीनों में। पहले मैथ्स देख लेंगे, फिर दिन फिजिक्स देख लेंगे, दिन में सोशल साइंस देखा जाएगा, या सोशल साइंस एक दिन के लिए ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। एनी कंफ्यूजन इन ऑफ यू? मंडे को देखेंगे हम लोग मैथ्स, ठीक है, नेक्स्ट वाला। चलो जी, अब हम लोग देखते हैं सोशल साइंस।
So starting the reign of terror. कल हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था, मैंने बताया था आपको कि किस तरह से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भाई साहब थोड़ा पावर के इसमें झूम जाते हैं, घमंड हो जाता है पावर का, और इस तरह से वो ज्यादती करने लगते हैं। है तो बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, वहाँ पर डेमोक्रेसी लाया था, बट अल्टीमेटली ये खुद कहीं ना कहीं पावर के नशे में आ गया, और पावर के नशे में आने के बाद इन्होंने जुल्म करना लोगों पे शुरू कर दिया। सो विद द एक्सपल्शन ऑफ गिरोंडिस फ्रॉम कन्वेंशन एंटर्ड इनटू एज अ रेन ऑफ टेरर। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि उसमें दो लोग थे, दो पार्टी थी नेशनल कन्वेंशन में, एक था गिरोंडिस्ट और दूसरे थे आपको हमारे ये इनके जैकोबिन्स, यस जैकोबिन्स। बट गिरोंडिस्ट का खात्मा हो जाता है, निकाल दिया जाता है नेशनल कन्वेंशन से। अब जैकोबिन्स ही थे और कोई दूसरा कोई नहीं था नेशनल कन्वेंशन में। तो जब जैकोबिन्स थे तो उसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसी की रूल चलती थी, और इनका जो शासन था वो बहुत ही दयनीय दर्द वाला था, उसको रेन ऑफ टेरर की तरह याद किया जाता है। अब इन्होंने ऐसा किया क्या भाई? इट वॉज परहैप्स द मोस्ट टेरेबल एंड द डार्केस्ट पीरियड of the revolution. Terrible atrocities was committed during this period from 1793 to 94. चला तो हालांकि एक ही साल, जैसा अभी कोरोना का कहर चल रहा है। In fact, the condition of France was desperate about this time, hence strong remedies were quite necessary for national salvation. हालत बहुत खराब थी फ्रांस की, बहुत जुल्म ज़्यादती लोगों पे हो रहा था, लोग परेशान थे। इवन के जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के जो साथी लोग थे वो भी इससे परेशान थे, वो इसको बताते थे कि क्या कर रहे हो यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसको उसका साथी भी कुछ बोलता तो उसको भी वही काम, उसको भी सजा दे देता। बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द पार्टीज वर सफरिंग, though there was a grave danger for the coalition of European powers who were threatening to invade France from all directions. A divided France could not meet the united Europe successfully. और इसके साथ साथ बाहर से भी हमला का पूरी तैयारी थी, बाहर यूरोपियन कंट्रीज भी फ्रांस पे हमला करने वाले थे, और यहाँ फ्रांस में भी भगदड़ मचा हुआ था। Hence the Jacobins were determined to take the most drastic measures to save the republic. They were determined to rule by terror, that is why frightening their opponent into submission. Thus Robespierre, the leader of the Jacobins, followed a policy of severe control and punishment. और यहाँ पर जो जैकोबिन था वो बहुत ही कड़क, बहुत ही सिवियर होके रूल कर रहा था, जहाँ उसके खिलाफ जो जाता उसको पनिश करता, जरा सा भी मौका नहीं छोड़ता, और एक स्पेशल टाइप ऑफ मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को सजा देने के लिए, जिसका नाम था गुलेटिन। ठीक है, तो द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी वाज द वेरी सोल ऑफ द टेरर, और एक कमेटी बनाई गई थी, CPS, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी नाम का था। एक्चुअली ये सेफ्टी ना था, कमेटी ऑफ पब्लिक टेरर था ये, लेकिन नाम क्या था इसका? कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। It had 12 members with almost unlimited powers. The committee organized the machinery of terror in order to meet the internal dangers. The law of suspects, the revolutionary tribunal, and the square of the revolution were the major parts of this machinery. और इनमें कुछ जो मेंबर्स थे, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे, और भी फर्दर कमेटी का कैटेगराइजेशन था, जो इनको सजा देता था, जो अगेंस्ट में जाते थे, जो आवाज़ उठाते थे। उसमें लॉ ऑफ सस्पेक्ट था, मतलब जिस पर डाउट होता था उसको लॉ ऑफ सस्पेक्ट के बेसिस पर अरेस्ट किया जाता था। द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और वैसे लोग जो कि रेवोल्यूशन करते थे खुल्लम खुल्ला उनको अरेस्ट करते थे। ठीक है, इस तरह से इन लोगों को अरेस्ट किया जाता था। ऑल दोज हु सीम टू बी एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, दैट इज एक्स नोबल्स एंड क्लर्जीज, members of the other political parties, and even the Jacobins who did not agree with the methods of Robespierre were arrested. जो भी रोबेस्पियर के खिलाफ में जाते, उसके वर्किंग गवर्नमेंट से नाराज रहते, उनको जैकोबिन्स लोग अरेस्ट कर देते, रोबेस्पियर अरेस्ट करवा देता। इफ फाउंड गिल्टी दे वर टेकन टू गुलेटाइन फॉर एग्जीक्यूशन, और अगर उनको
साबित हो जाता है उन पर जुर्म, अगर ये साबित कर देते तो उनको गुलिटाइन किया जाता। देखो गुलिटाइन कैसे किया जाता, ये विजिबल है आपको, देखो उस आदमी का सर जो राइट साइड में है, वहाँ पर एक डस्टबिन नीचे में रखा हुआ है, ऊपर से तेज ब्लेड टाइप का कुछ गिरेगा, उसके सर को काट के नीचे डस्टबिन में डाल देगा। उसका पूरा बॉडी एज इट इज बंधा हुआ देख रहे हो, हाथ बंधा हुआ, पैर बंधा हुआ, विजिबल है। इज इट विजिबल टू यू पीपल? हाँ, तो ये इस तरह से गुलिटाइन किया जाता है, यही गुलिटाइन का तरीका था। So the Committee of Public Safety also took vigorous measures to put down internal revolts, the rebellions at Lyons, Venice, और इस तरह से इन लोगों ने बहुत इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस था, या डिस्टर्बेंसेस कह लो, जो इंटरनल जो खिलाफ में लोग बोलते थे रॉबिस्पियर, उनको भी सजा देते थे। अब बात है कि इस रॉबिस्पियर गवर्नमेंट को क्यों रेन ऑफ टेरर कहा गया? रॉबिस्पियर गवर्नमेंट accomplished a number of achievements during its tenure. Laws were issued placing a maximum ceiling on wages and prices. क्या किया गया? लॉ लगाया गया कि मतलब कुछ इसने अच्छा काम भी किया था। शुरुआत में तो ये बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत अच्छा काम करता। क्या किया इसने कि कितना लोगों को ये देना, प्राइस पे करना किसी भी चीज़ का, उस पर सेलिंग लगा दिया। मतलब इससे ज़्यादा प्राइस आप नहीं ले सकते हो सामान का दुकान वालों पर, मैक्सिमम सेलिंग ऑफ प्राइसेस। और कितना वेज दे सकते हो उस पर भी आपको ये लगा दिया कंट्रोल की, आप इससे कम वेज नहीं दे सकते हो, ठीक है। दूसरा, मीट एंड ब्रेड वर प्लेस्ड अंडर रेशनिंग। मीट एंड ब्रेड को क्या किया गया? रेशनड कर दिया, मतलब राशन के थ्रू मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो पैसा वाला वो ज़्यादा ले लेगा, जो गरीब है बेचारा भूखा रह जाएगा, ऐसा नहीं। थर्ड, लॉज वेर इन्फोर्स टू मेक द पीजेंट ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एज फिक्स्ड प्राइसेस। और ऐसा कानून बनाया गया कि किसान जो खेत में खेती करेगा उसको आपको फार्म से लेके, मतलब फार्म लैंड से लेके कहाँ तक ले जाएगा? आपको मार्केट तक ले जाएगा, और वहाँ पर वो जाकर फिक्स प्राइस पर बेचेगा, ठीक है। इस तरह से कानून बनाया गया। फोर्थ, रेस्ट्रिक्शंस आर पुट ऑन द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर। जो वाइट फ्लोर यूज करते थे, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। वाइट फ्लोर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब होता है ना चिकना चिकना आटा खाने वाले लोगों पर पाबंदी कि आपको सबको चोकर वाला खाना है, किसी को चिकना नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि सब लोग बिना चोकर वाला अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने क्या किया कि वाइट फ्लोर पर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इक्वलिटी नॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन मोड्स ऑफ स्पीच एंड प्रेजेंटेशन। सब बराबर था, किसी को कोई सर, पहले क्या था कि किसी को सर कहा जाता था, मैडम कहा जाता था, उसने क्या, नहीं, कोई सर कोई मैडम नहीं, सब बराबर है, सब इक्वल सिटीजन है, ठीक है। चर्चेज वेर क्लोज, चर्च को बंद कर दिया गया, चर्चेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और उसके बिल्डिंग्स को किस तरह यूज किया गया? जेलों की तरह या फिर ऑफिसेस की तरह, बैरक्स एंड ऑफिसेस की तरह यूज किया गया। तो ये सब चीजें जो अभी दिखी है, ये तो भाई बढ़िया है, अच्छा है भाई, क्या बुरा कर रहा है? रॉबिस्पियर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब इसके खिलाफ में जो लोग जाता, उसके साथ तो ये बड़ी बुरा करता था। वो क्या भाई? दैट्स व्हाई इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता था। He followed a policy of severe control and punishment. All those who opposed him were considered as the enemies of the republic. जो भी अपोज जो भी करता रॉबिस्पियर को, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को, वो क्या होता था? उसको माना जाता था देशद्रोही, अगेंस्ट रिपब्लिक, होता है ना। सरकार का अगर अपोज कर लिया तो आपको लोगों ने कह दिया देशद्रोही, ऐसा थोड़ी ना होता है। सरकार हो सकती है। तो वैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने कहा था कि अगर सरकार का आप मेरा अगर अपोज करते हो तो यू आर अगेंस्ट द कंट्री, आप कंट्री के खिलाफ बोल रहे हो, तो उसको सजा मिलती थी। दे वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड बाय रेवोल्यूशन ट्रिब्यूनल। उनको अरेस्ट करके गिल्टी अगर होते थे उनको गुलोटाइन किया जाता था। At last an opposition was organized against Robespierre and the conviction outlawed him and his supporters. फिर अल्टीमेटली क्या होती है? जुल्म की सीमा होती है, एक ड्यूरेशन तक ही चलता है, उसके बाद उसका अंत होना है। तो ऐसा ही होता है, रॉबिस्पियर
के खिलाफ लोग जमा होते हैं, बोलते हैं बहुत होगी आपका मनमाना, अब आपका नहीं चलेगा। सब लोग अगेंस्ट वाले जुड़ जाते हैं और अल्टीमेटली 27 जुलाई को 1794 27 जुलाई 1794 को क्या करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं और फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किस तरह से, गुलेटाइनी करते हैं, इसको भी गुलेटाइन कर देते हैं। तो अल्टीमेटली रेन ऑफ टेरर का एंड होता है और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गुलेटाइन कर दिया जाता है, मतलब उसी तरह गर्दन काट के इनका भी धड़ से अलग करके डस्टबिन में डाल दिया जाता है। और जो सज़ा ये दूसरों को देते थे, अल्टीमेटली आज के दिन उनको भी यही सज़ा मिलती है। सो दिस वाज द रेन ऑफ टेरर एंड सम ऑफ द गुड इनिशिएटिव्स दैट वर स्टार्टेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। बहुत अच्छा काम भी उसने जो किया था, ठीक है। और उससे पहले हम लोग ने देखा किस तरह से गिरोंडिस्ट को अलग होते ही के साथ नेशनल कन्वेंशन में आपको इनका बोलबाला हो गया। किनका बोलबाला हो गया आपको, जैकोबिन्स का। सो एनी कन्फ्यूजन एनी ऑफ यू, रेन ऑफ टेरर में कोई परेशानी है किसी को? ओके, रेस्ट ऑफ यू? चलो शिखा, समझ में आया? तो अब रहने देते हैं आज के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे मैंने पढ़ा है, आप लोग अब एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। इसके बाद जो सेकंड जो रेन ऑफ टेरर के बाद जो स्टार्ट होता है दैट इज ऑफ द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी स्टार्ट होगा, फिर डायरेक्टरी के बाद भी उनका भी कुछ दिन तक चलेगा, नहीं चलेगा, फिर उसका सेलेब्रिटी का अपोजिशन की बात होगी, फिर से रेवोल्यूशन होगा, फिर से लेगेसी रेवोल्यूशन लेगेसी ऑफ द रेवोल्यूशन देखेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 75% ऑफ दिस वेरी चैप्टर इज कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 25 या 30% के अराउंड बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है, सॉरी मंडे को देख लेंगे। नहीं बाबू, फ्राइडे को क्लास नहीं, 2 दिन छुट्टी लेते हैं, बहुत थक जाते हैं। और भी क्लासेस नहीं लेते हैं, 12th वगैरह का भी क्लास है, 11th का भी क्लास है। और आप लोग स्टूडेंट को जोड़ ही नहीं रहे हैं। स्टूडेंट को जोड़ेंगे तो हम डेज सोचेंगे बढ़ाने का, क्योंकि पूर्ति करना होता है ना, मुद्रा की पूर्ति करनी है, तो बाकी सब क्लासेस भी तो ले रहे हैं ना। स्टूडेंट्स को और जोड़िए। आपके स्कूल के 9th के होंगे ना और सब? हाँ हाँ हाँ, पता है, सबको पता चलेगा बाबू कुछ दिन के बाद, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ना, या एग्ज़ाम क्या, अगर आप वाकई में सही में पढ़ना चाहते हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना। खाली बुक मतलब कि ऐसी स्कूल में पढ़ लिया, ऐसी एग्ज़ाम दे दिया, ऐसी रिजल्ट आ गया, दैट डजंट मैटर, उससे कुछ हासिल नहीं करने जा रहे हो आप। खैर, मैं बाकी स्कूल वाले बच्चों को भी देख रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ भी जुड़ जाए, जैसे खुशी को इसमें संजीवेश को भी जोड़ा, मैं भी देख रहा हूँ, और भी है कनेक्शन में, फाइनली एडअप होगा, देखिए। खैर, आप लोग का इतना क्लास जो चल रहा है वो तो फिक्स है ना, मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और होपफुली बहुत पहले करूंगा, टाइम से पहले करने की कोशिश करूंगा। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा, कम से कम जो क्लास करें इतना ही करते रहिए, ठीक है। चलिए, और जैसा कि आप लोगों से बात हुआ था, आप लोगों ने कहा था कि सर इस मंथ एडवांस में नहीं रखिएगा, तो खैर 9th 10th वाले तो एडवांस करना है, लेकिन आप लोग ने कहा तो मैंने मान लिया। साक्षी ने भी कहा था, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपको 2 मंथ का करना होगा, जैसा कि आपने कहा कि सर इस मंथ का पोस्ट पेड कर देंगे, अगले मंथ का एडवांस कर देंगे। याद है ना, आप लोग भूले नहीं ना हैं? चलिए ठीक है। और बाकी जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही है ना बात? फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, फिजिक्स आपको हो जाएगा जल्दी ही। फिजिक्स हो जाएगा तो फिर हम लोग मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। वैसे तो मंडे को हम लोग मैथ्स ही देखेंगे। बाबू, रेगुलर 1 ईयर अगर हम पढ़ाएंगे तो मतलब मैं तो 9 महीने में कंप्लीट करूँ, 9 मंथ्स में सफिशिएंट होता है। अभी जैसे मई से मैंने स्टार्ट किया है ना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैक्सिमम जनवरी तक जाएगा आपको।
उसके लिए टेंशन नहीं ले, सिलेबस के लिए टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन हाँ मैथ्स में आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे तुमने अच्छा किया भाई 2C बना लिया है, बट मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि मुझे सारे क्लास को लेकर चलना है, तो 2C मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद और बहुत सारे बच्चे नहीं भी बनाएंगे तब भी मैं आगे बढ़ूंगा, उसके लिए मैं नहीं सोचूंगा भाई सब बनाएगा तभी करेंगे, इसलिए उनकी वजह से मैं सिलेबस को डीरेल नहीं करूंगा। 2B मैंने पढ़ा दिया, 2B कंप्लीट हो गया है। जैसे 2C अब नेक्स्ट डे मैं 2C पढ़ा दूंगा, 2C पढ़ा के होमवर्क दे के उसको रैप अप कर दूंगा, फिर फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा। सोशल साइंस में ठीक ठाक हो गया, नहीं तो इसको एक दिन होल्ड कर देंगे, ठीक है। इसका चैप्टर 25 से 30% बचा है, तो उस दिन नहीं हुआ तो फिजिक्स और मैथ्स ही पढ़ा देंगे मंडे को। अरे हो जाए, इकोनॉमिक्स का टेंशन नहीं, जो मेजर पोर्शन जो है ना आपको यही है, हिस्ट्री ही है, बाकी सब में उतना टेंशन नहीं, क्योंकि ये स्टोरी टाइप है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को एग्जैक्टली जानना पड़ेगा। और ज्योग्राफी में जो है टर्म्स वगैरह है वो सब हो जाए, उसके लिए टेंशन नहीं लो। ज्योग्राफी में तो मैं कोशिश करूंगा नोट्स ही दे दूंगा, मतलब पढ़ाने के बाद नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। सिलेबस का चिंता आप लोग नहीं लीजिए, आपके स्कूल की तरह नहीं सिलेबस लास्ट टाइम तक ले जाएंगे। जैसे मैंने टारगेट लिया ना जनवरी तक मेरा टारगेट रहेगा सिलेबस कंप्लीट करने का, और उसको हम लोग अक्टूबर में एक बार एसेस कर लेंगे कि कैसा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मंडे को हम लोग 2C देखते हैं, ठीक है। 2C देखते हैं और फिजिक्स ही देखेंगे, एक दिन सोशल साइंस को रेस्ट देंगे। अब वैसा हुआ तो देखा जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास भी दे दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 क्लास एकदम फिक्स ही रहेगा, ठीक है। ना 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 ना, अरे मैं जाता हूँ, मैं इंद्रप्रस्थ का सिचुएशन झेल चुका ना बाबू, मैं खुद जान रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, टाइम खत्म होने से नहीं पहले। जैसे अभी आपका मई है ना, तो मई जून जुलाई अगस्त में हम लोग वेरीफाई करेंगे एक बार। अगस्त के बाद मतलब 1 सितंबर इनिशियल में हम लोग 1 सितंबर को ऑलमोस्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने 50% के अराउंड कंप्लीट किया कि नहीं। ये ठीक रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो सितंबर में हम लोग, हाँ असल वही वैकेशन में ना होता, तो यहाँ तो वैकेशन नहीं होना। बस मैं तुम्हें ईद में 3 दिन छुट्टी लूँगा, उसके बाद फिर मेरा वो बकरीद होगा, उसमें 3 दिन छुट्टी लूँगा, बस मैं ये 6 दिन का छुट्टी है। बाकी तो कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ाना ही है। दुर्गा पूजा और जो होली वगैरह उसमें आप ही लोग छुट्टी जितना दिन का लोगे दूंगा, नहीं तो फिर मुझे पढ़ाने में भी, उसमें भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी हो, तो मुझे बस 6 दिन का छुट्टी साल में चाहिए फिक्स, बाकी कुछ नहीं, बाकी मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, ठीक है। सिलेबस मैंने कहा ना, अगस्त के बाद हम लोग सिलेबस का असेसमेंट करेंगे कि 50% हुआ कि नहीं। हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, स्पीड पकड़ेंगे हम लोग, स्पीड। और क्या, अच्छा हाँ ठीक है कर देते हैं। अगर यूट्यूब पे पढ़ो ना, यूट्यूब पे पढ़ोगे तब ना, यूट्यूब पे डाल दिए तो यूट्यूब पे भी देखा तो मेरा कोई ऐसा कुछ नुकसान नहीं देखे ना, यूट्यूब पे ही देखे, उस पर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उस पर भी मेरा वर्किंग जो भी आर है वो काउंट होगा। लेकिन जो जैसा मैंने असेसमेंट किया इधर 3-4 दिन में, यूट्यूब पे भी ये लोग नहीं देख रहा है। ऐसे लोग ना बाबू कभी नहीं पढ़ते हैं। वो जो अभी शिखा जो कह रही है ना कि लास्ट टाइम में पढ़ने वाले या लास्ट टाइम में सिलेबस कंप्लीट करने वाले लोग में से ही है। हाँ तो प्रिंट आउट करवा लेंगे। आप पढ़ेंगे कब, प्रिंट आउट करवा लेना, उनके दिमाग में प्रिंट नहीं ना हो गया। जैसे अभी मैंने आपको रेन ऑफ टेरर पढ़ाया, मैक्समिलियन रॉबिस्पेयर के बारे में बताया, गोलेटिन के बारे में बताया, आपके दिमाग में चला गया। अभी जो मैं मैथ्स का क्वेश्चन बताया आपके दिमाग में चला गया। बट ये आप क्या करोगे, अब सॉल्यूशन आपको मैथ्स का जैसे शिखा को नहीं आया था, गूगल से निकालती सॉल्यूशन, देखती समझती, उसके बाद हो जाता, चलो वो भी हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया भाई, मैंने बताया तो वो भी तो होता है ना कि उसको कोई कन्फ्यूजन एट द वेरी टाइम पूछ सकती है कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया,
तो ये गूगल पे ऑप्शन नहीं ना, या यूट्यूब का भी जो लोग कह रहे हैं, यूट्यूब पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं ना कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो मैं आंसर बताता हूँ वो पता चलता है, लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो नहीं पता चलता है। वो तो मेरे कान में आवाज़ जा रही है ना। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बस आप समझ सकते हो मोटा मोटी। तो दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। और ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट बच्चों के लिए, वो बहुत ब्रिलियंट बच्चों के लिए। अब ब्रिलियंट बच्चे सब बुक पढ़ने के बाद ही यूट्यूब देखते हैं, बिना बुक पढ़े नहीं देखते हैं। सिर्फ यूट्यूब देखने से काम नहीं चलेगा, बुक पढ़िए उसके बाद यूट्यूब। तो यहाँ पर तो मैं बुक ही पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद यूट्यूब देखिए तब भी आपको समझ में आएगा। तो शिखा, तुम ज़्यादा डरी हुई लग रही हो तो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड। सिलेबस के मामले में मेरा कोई इशू नहीं है। मैंने पहले भी कहा, तुम लोग मुझसे पढ़ी नहीं हो। मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ वहाँ पे ऐसा इशू नहीं रहता। जैसे यहाँ पर एक अब्बाद होगा, अब्बाद को मैंने पढ़ाया भी है, वैसे भी उसको मैंने 10th का भी मैथ्स कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, उससे पूछ लोगे वो। अब्बाद, आर यू गेटिंग माई वॉइस? वहाँ 10th का मैथ्स कितना कितना कंप्लीट हुआ है? पूरा कंप्लीट हो गया। वो अभी 9th में आप लोगों के साथ पढ़ रहा है। तो सिलेबस का चिंता नहीं लीजिए। सिलेबस में बस आपको कोऑपरेशन ये करना पड़ेगा कि मैं जितना होमवर्क दूं उतना कंप्लीट आप लोग कीजिए। ठीक है, उसको मैंने ज़बरदस्ती ग्रुप में ऐड किया है, तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना शिखा? हाँ, तो यहीं पर आपका एक आपका कॉलेग ही एक है, क्लासमेट है, जिसका सिलेबस देख लीजिए कहाँ तक पहुँच चुका है उसको। फिर लेकिन फिर भी मैं 9th का फिर बनवा रहा हूँ। आप ही लोग के साथ कर रहा है, 9th से ही पढ़ता है सब कुछ। तो टेंशन की बात नहीं है, सिलेबस हो जाएगा, लेकिन सिलेबस में आप लोग का कोऑपरेशन होना चाहिए। सबका कोऑपरेशन नहीं भी होगा, कुछ का भी कोऑपरेशन होगा तब भी कंप्लीट होगा। 2-3 बच्चों का भी होगा तब भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, सिलेबस की चिंता नहीं लीजिए। सिलेबस मेरी चिंता है, आप पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस। ओके। हाँ, तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं, ये डर बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। ये बिल्कुल कन्फ्यूजन निकाल दीजिए एकदम। ये पॉजिटिव माइंड होकर क्लास कीजिए। ठीक है, चलिए ओके, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो इसलिए तो मैंने टीचमेंट पे किया कि आप लोग का अटेंडेंस भी दिखेगा, प्लस आप लोग को मैं बताता हूँ कि कितना परसेंटेज तक आप लोग क्लास में रहे। 80% जिसका रहता है ना उसका सही रहता है। कभी कभी उन लोग का आवाज़ नहीं आई तो उसको, हाँ तो 80, वही तो कह रहा हूँ, 80% के अराउंड जिसका रहता है ना उसका सही रहता है। आज ही मैंने एक बच्चे से पूछा, उसका 81% था 10th में, तो उसने कहा सर मैं तो कंटिन्यू था फिर भी 81%। तो इसका मतलब समझ में ये आता है कि 81% समझिए तो आपका सही है, कंफर्म माना जाता है। 80% के अराउंड है, दैट मीन्स कि आप फुल प्रेजेंट हो। मैक्सिमम 92% गया जो 10th में ही बच्चों का गया, 92%, उससे ज़्यादा नहीं गया है। हाँ, डाल देता हूँ कि जिनको क्लास नहीं करना तो प्लीज़ ग्रुप से लेफ्ट मार दें। ठीक है, चलो ओके। अटेंशन नहीं लो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। सिलेबस जितना सब्जेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ उतना सब्जेक्ट का सिलेबस मेरे जिम्मे है, उसका टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। मैं, तुम लोग पे कर रहे हो, उसका टेंशन मैं मतलब सिलेबस का टेंशन इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लो। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।